हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं EMLS 2025 के जनरल पेपर के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 4। टॉपिक का नेम है मेथड्स ऑफ टीचिंग। इट मींस हमारा लेक्चर नंबर 4 जो है, इसमें हम जितने भी मेथड जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं उन सभी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड वो मेथड जो हैं कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, उनके मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले स्लाइड में क्या नज़र आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेथड्स ऑफ टीचिंग, हम जितने भी मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है यूज़ करेंगे इन द टीचिंग प्रोसेस, वो या तो क्या होगा, फर्स्ट वन दैट इज़ द टीचर सेंटर। इट मीन्स जहाँ पे टीचर का जो है, टीचर अपने अकॉर्डिंग जो है, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो है उनको क्या करेगा, यूज़ करेगा। दूसरा जो टीचिंग मेथड्स हैं वो क्या है, लर्नर सेंटर। इट मीन्स मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो वो टीचर सेंटर्ड हो या तो वो लर्नर सेंटर्ड हो। अब टीचर सेंटर्ड मेथड्स में कौन कौन से मेथड जो है वो टीचर यूज़ करता है, एंड लर्नर सेंटर्स में कौन कौन से मेथड जो हैं जो कि लर्नर्स को ध्यान में रखते हुए, यानी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो हम सभी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे देखो आपको क्या बोला गया है, टीचर सेंटर्ड मेथड्स। टीचर सेंटर्ड मेथड्स में आपके पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है आपके पास लेक्चर मेथड, सेकंड वन आपको दिया गया है टीम टीचिंग मेथड्स, एंड थर्ड वन है यहाँ पे टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे स्मार्ट लैब का जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है आजकल, वो वाला मेथड, राइट। अब यहाँ पे वन बाय वन जो है हम इन सभी को पढ़ेंगे और इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर बोला गया है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि टीचर का जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर रहेगा, अपने कंटेंट को डिलीवर करने में रहेगा। और मोस्टली वाइडली यूज्ड होने वाला ये जो मेथड है वो आपका लेक्चर मेथड है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, यानी हमें ये डिफाइन करना हो कि लेक्चर मेथड एक्चुअल में है क्या, तो हम ये बोल सकते हैं कि लेक्चर मेथड जो है वो बेसिकली क्या है, जहाँ पे टीचर जो है वो क्या करता है, पूरी के पूरे स्टूडेंट्स जो भी स्ट्रेंथ रहती है क्लास में उसको डोमिनेट करता है, राइट। तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये मोस्ट कन्वेंशनल मेथड है या मोस्ट डोमिनेटिंग मेथड है, जो कि टीचर्स के थ्रू जो है बहुत से टीचर्स के थ्रू जो है इसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि आप ये भी देखो ना कि लेक्चर मेथड में अगर किसी क्लास में स्ट्रेंथ 50 है, 100 है, 150 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, एक बहुत अच्छा वे है लेक्चर मेथड जो है अपनी इंफॉर्मेशन को, यानी अपने लेक्चर को या सब्जेक्ट मैटर को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, तो मोस्टली और मैनी टीचर्स के थ्रू जो है इसको यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द कन्वेंशनल और डोमिनेटिंग मैथड। दूसरा यहाँ पे देखो क्या है कि लेक्चर मेथड में जो सिर्फ सारा का सारा फोकस जो है वो टीचर के ऊपर रहता है कि टीचर ही उस सब्जेक्ट मैटर को क्या करेगा, पर्टिकुलर टॉपिक को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो ये सारा का सारा अगर फोकस टीचर के ऊपर है तो इट मीन्स थ्रू आउट द लेक्चर जो है वो एक्टिव कौन रहेगा, आपका टीचर ही यहाँ पे एक्टिव रहने वाला है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्या रोल बन जाता है कि अगर लेक्चर मेथड की अगर हम बात भी कर रहे हैं तो टीचिंग जो है अगर वो लेक्चर मेथड से हो रही है तो स्टूडेंट्स का काम क्या है कि वो उस लेक्चर को ध्यान से सुने, समझें और एज अ पैसिव वो क्या करें, मतलब एक्ट करें। अगर क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो टीचर जो है वो अच्छे तरीके से लेक्चर मेथड को डिलीवर नहीं कर पाएगा, अपना जो भी वो अपना टॉपिक प्रिपेयर कर आया है। ठीक है, अगर टीचर स्टूडेंट जो है यहाँ पे पैसिव ना रहें, अगर उसको ढंग से सुनने वाले स्टूडेंट्स ही नहीं रहेंगे, ठीक है, क्लास में हूटिंग कर रहे हैं या कुछ भी इस तरीके का उन्होंने डिसिप्लिन जो है वो तोड़ा हुआ है, तो टीचर जो है वो लेक्चर मेथड का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट का क्या फ़र्ज़ है कि वो अच्छे तरीके से उस लेक्चर को सुने। ठीक है, एज अ पैसिव, इतना भी पैसिव नहीं बनना है कि सब कुछ उनके ऊपर से ही जाए। ठीक है, समझना भी है यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद है कि लेक्चर मेथड जो है मोस्टली ये वन वे है। ऑब्वियस ही बात है, वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टीचर ही क्या कर रहा है, लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है, अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि टीचर एक तरफ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, अपने लेक्चर को डिलीवर कर रहा है, एंड स्टूडेंट जो है वो सुन रहे हैं। दूसरी तरफ से स्टूडेंट की तरफ से कुछ भी वहाँ पे इंटरेक्शन हमें नहीं देखने को मिल रही है। और अगर हम ये बोलें कि अगर ये 2 वे इसको हमने बनाना हो, लेक्चर मेथड को 2 वे मेथड बनाना हो, 2 वे कम्युनिकेशन टाइप का बनाना हो, तो क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे
स्टूडेंट्स की जो है वो इंटरेक्शन होनी चाहिए टीचर के साथ। स्टूडेंट किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं कि सपोज अगर टीचर जो है वो कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हो तो टीचर स्टूडेंट जो हैं वो बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं कि उनको ये वाला जो पोर्शन है या कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट है लेक्चर का वो समझ में नहीं आया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छी इंटरेक्शन देखने को मिलेगी स्टूडेंट एंड टीचर्स के बीच में, जिसकी वजह से ये लेक्चर मेथड जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है और ये 2 वे टाइप ऑफ भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ओनली 1 वे है, रिजिड नहीं है। ठीक है, लेक्चर मेथड जो है आपने देखा होगा आजकल के स्कूल्स में भी अगर टीचर जो है वो लेक्चर मेथड का यूज़ कर भी रहा है, जैसे 11th एंड 12th क्लास में भी मेथड यूज़ होता है, 9th आई थिंक 9th क्लास से ही ये शुरू हो जाता है लेक्चर मेथड, लेकिन वहाँ पे क्या इंटरेक्शन होती नहीं है? ऑफकोर्स होती है। ठीक है, जिसकी वजह से एक्चुअल में स्टूडेंट्स को वो टॉपिक जो है वो लेक्चर जो है वो समझ में आता है। ठीक है, अब ये क्या है, एक बहुत ही फॉर्मल टाइप का मेथड है जिसको मैनी टीचर्स के थ्रू जो है फॉलो किया जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ टीचर ने क्या करना है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर सपोज किसी टीचर ने क्या पढ़ाना है, मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, तो उसको बेसिकली क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से उसको नरेट करेगा। उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगा। जितने भी वहाँ पर डाउट्स आ सकते हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, उसको नरेट करना पड़ेगा या क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये बहुत फॉर्मल मेथड बन जाता है, क्योंकि यही क्या रहता है, आपकी टीचिंग का भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है, जो कि लेक्चर मेथड में ही क्या हो जाता है, वहाँ पे हम उसको क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको हम हासिल कर लेते हैं। तो इट इज़ अ वेरी फॉर्मल टाइप ऑफ मेथड। नेक्स्ट है कि यहाँ पे लेक्चर मेथड जो है, ऑब्वियस सी बात है, जिस टीचर का लेक्चर जो है उसने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है और बहुत अच्छे तरीके से वो अपने कंटेंट को या अपने लेक्चर को क्या कर पा रहा है, डिलीवर कर पा रहा है। इट मीन्स उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और अच्छी प्रेजेंटेशन होने के नाते ही स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टीचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जिससे उसकी टीचिंग जो है या पूरी क्लास की टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हमें देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर मेथड कि लेक्चर मेथड में क्या क्या हो सकता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि लेक्चर मेथड जो है वो 1 वे है। नहीं, 1 वे नहीं है, इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी लेक्चर मेथड यूज़ किए जाते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे स्टूडेंट्स की तरफ से भी हमें इंटरेक्शन देखने को मिलती है। ऐसा दुनिया में कोई भी कॉलेज, स्कूल या इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर टीचर का काम सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना होता है और वो सिर्फ अपना लेक्चर डिलीवर करके चला जाता है और स्टूडेंट्स को मौका ही नहीं दिया जाता कि वो अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेक्चर मेथड क्या है, इट इज़ अ 2 वे कम्युनिकेशन या 2 वे प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद है कि क्या लेक्चर मेथड, अब देखो कोई भी मेथड आप यूज़ कर लो, नथिंग इज़ परमानेंट एंड नथिंग इज़ परफेक्ट। कोई ना कोई मेथड आप कुछ भी यूज़ कर लो, वहाँ पे हमेशा क्या रहती हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रहती हैं, जिनको हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कहते हैं। अब मेरिट्स यहाँ पे क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सिंगल टीचर ही हमें चाहिए होता है लेक्चर को डिलीवर करने के लिए। अगर सपोज 10 स्टूडेंट्स की क्लास है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टीचर जो है, एक सिंगल टीचर 10 क्लास की स्ट्रेंथ को भी पढ़ा सकता है एंड सिमिलर मैनर में वो 100 स्टूडेंट्स की क्लास को भी बैठ के हॉल में बैठ के अपना लेक्चर अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी बहुत अच्छी मेरिट है कि सिंगल टीचर ही हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। ठीक है, अगर सपोज करो कि किसी एक स्कूल में सपोज मैथमेटिक्स के 2 टीचर्स हैं और वहाँ पर मैथमेटिक्स के 2 टीचर्स हैं, तो वहाँ पे अगर एक टीचर जो है वो किन्हीं कारणों से क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाता है और वो मान लीजिए कि 1 वीक की हॉलीडे के ऊपर है, ठीक है, सिक लीव के ऊपर है, तो क्या दूसरा टीचर जो है, ठीक है, वो पढ़ा सकता है? ऑफकोर्स अगर वो मैथ का टीचर है तो वो मैथ के दोनों सेक्शंस को क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। ठीक है, अगर वो लोअर लेवल का मैथमेटिक्स भी है, अगर हायर स्टडीज़ की हम बात करें कि 6 to 10th लेवल का मैथमेटिक्स का टीचर अलग है एंड 11th 12th का अलग है और इनमें से कोई एक एब्सेंट हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैथमेटिक्स का टीचर जो है वो क्या कर सकता है, लोअर क्लासेस को भी पढ़ा सकता है एंड 11th 12th क्लासेस को भी वो क्या कर सकता है, एक वीक के लिए हैंडल कर सकता है। तो इट इज़ हमें और टीचर को वहाँ पे हायर करने की ज़रूरत
नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का बहुत ही इकोनॉमिकल यहाँ पे सोर्स बन जाता है लेक्चर को डिलीवर करने के लिए या टीचिंग प्रोसेस को डिलीवर करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, ये टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग क्यों है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो एक साथ हम लेक्चर मेथड के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो ऑब्वियस सी बात है 1 घंटे के लेक्चर में आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत से फैक्ट्स एंड बहुत से प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही टाइम सेविंग मेथड है। उसके बाद डीमेरिट्स में देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, क्योंकि अब यहाँ पे ये पॉइंट क्यों है, ठीक है, अगर इंटरेक्शन है स्टूडेंट एंड टीचर्स के बीच में तो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। लेकिन ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है हमेशा ही एक क्लास में क्या नहीं होंगे, ब्रिलियंट नहीं होंगे, कुछ जो है वहाँ पे क्या रहेंगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स रहेंगे। ठीक है, एक है आपके पास फास्ट लर्नर स्टूडेंट्स हैं और दूसरे आपके पास क्या हो सकते हैं, स्लो लर्नर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस जो है वो क्या बनाता है, क्योंकि जो फास्ट लर्नर स्टूडेंट्स होंगे वो तो एकदम से लेक्चर को क्या कर जाएंगे, ग्रैब कर जाएंगे। ठीक है, तो वो इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा भी डाउट बचेगा तो वो क्या कर लेंगे, ईजिली टीचर से कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और अपना डाउट जो है वो क्लेरिफाई कर लेंगे। लेकिन स्लो लर्नर्स जो हैं वो क्या करेंगे, इतने अच्छे तरीके से वो क्या नहीं कर पाते हैं, इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुछ उनके अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहते हैं। ठीक है, तो स्लो लर्नर्स और फास्ट लर्नर के बीच में, क्योंकि क्लास में हर तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें लेस इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है स्टूडेंट्स की। सारे स्टूडेंट अगर 40 की क्लास है तो 40 के 40 स्टूडेंट्स का ऐसा कभी नहीं होता किसी भी क्लास में कि आप एक क्लास में जाओ और वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स ही आपसे क्या करना शुरू कर दे, क्वेश्चंस करना शुरू कर दे। ठीक है, कुछ होते हैं स्टूडेंट बीच में जो कि क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एक डीमेरिट है। नेक्स्ट है डीमेरिट की, यहाँ पे जो एबिलिटीज़ जो हैं स्टूडेंट्स की उनको क्या किया जाता है, जनरली इग्नोर किया जाता है। अब ये इग्नोर क्यों होंगी, वही यही जो डिफरेंस है आपके, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो फास्ट लर्न कर लेते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को क्या किया जाता है, यहाँ पे जनरली इग्नोर किया जाता है। अब जो भी टीचर जो है अपना लेक्चर डिलीवर करने गया है वो इसी माइंडसेट के साथ जाता है कि हाँ, कि अगर मैं इस लेक्चर को डिलीवर करूँगा तो ये बच्चों की समझ में इतना आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो मुझे कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है, ठीक है, या कौन सी टेक्निक वहाँ पे अप्लाई करनी है। तो जनरली यहाँ पे बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चों से नहीं पूछा जाता, या बच्चों की जो एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनके ऊपर इतना वर्क नहीं किया जाता कि अगर सपोज़ कोई बच्चा है जिसको कुछ लोग मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, कुछ साइंस में अच्छे रहते हैं, कुछ सोशल साइंस में अच्छे रहते हैं, कुछ मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग इसमें मास्टरी उनकी होती है। हर एक स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में अच्छा भी नहीं हो सकता, तो अपना अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है क्या रहता है, स्टूडेंट जो है वो ग्रैस्प करता है किसी भी टाइप के लेक्चर को। तो यहाँ पे जो एबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट की जो जनरली जो है वो नेचुरल है, और ये ठीक है, यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा रहा है। बेसिकली ये क्या है, एक तरीके की नेचुरल ही टेंडेंसीज हैं ये। ठीक है, नेचुरल ही टेंडेंसीज रहती हैं, क्योंकि टीचर का काम तो है सब स्टूडेंट्स को वो इक्वल ही पढ़ाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो इजीली ग्रैब नहीं कर पाते हैं, जो कि क्या है, उनकी नेचुरल टेंडेंसी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे वो इग्नोर की जाती हैं। उसके बाद है कि डीमेरिट्स क्या है आपके लेक्चर मेथड की, तो ये स्लो लर्नर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्लो लर्नर्स को क्या चाहिए होता है, थोड़ा धीरे धीरे समझाना पड़ता है। लेक्चर मेथड में हम बहुत सी लार्ज इन्फॉर्मेशन को एक ही साथ देने की कोशिश करते हैं, तो स्लो लर्नर्स के लिए ये मेथड बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप 2 का, जहाँ पे हम टीचर सेंटर्ड मेथड की बात कर रहे हैं। तो दूसरा है यहाँ पे टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड यानी टीचर्स की ही यहाँ पे क्या बनाई जाती है, टीम बनाई जाती है, टीम ऑफ टीचर्स। अब यहाँ पे 2 टीचर या 2 से ज़्यादा टीचर्स को यहाँ पे हम क्या करते हैं, इकट्ठे लेकर आते हैं। जिस तरीके से मैंने कहा ना कि 6 एंड 10th लेवल को अगर साइंस पढ़ाने वाला कोई अलग टीचर है एंड 11th 12th को कोई अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कि टीचर्स क्या करते हैं, कभी ना कभी हमारे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर उन सभी टीचर्स को साथ में आना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा टीचर जो हैं वो क्या करते हैं, टीम अप होते हैं
वो क्या करते हैं, पहले बहुत अच्छे तरीके से प्लान करते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिस तरीके से ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप एंड डी ग्रुप। जिस तरीके से हमारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में क्या होते हैं, क्विज कंपटीशन होते हैं, तो वहाँ पे हर एक टाइप के स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, जैसे 6 to 8 लेवल को अलग कर दिया जाता है, 9th to 10th को अलग कर दिया जाता है, एंड फिर 10th एंड 12th को अलग कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, और इन सभी ग्रुप्स को हैंडल कौन करता है, एक टीचर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हमें टीम टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स वहाँ पे आते हैं, बड़े अच्छे तरीके से प्लान करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, और फिर जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स बनाए गए हैं उनकी वो क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन, आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा, कॉलेजेस में देखा होगा, तो ये वाइडली यूज़ होता भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव अप्रोच है। इनोवेटिव अप्रोच क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन करने का मौका मिल रहा है हर एक लेवल के टीचर्स को, ठीक है, कि बच्चे जो हैं वो किस किस तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है, और उनकी क्या वहाँ पे एबिलिटीज़ जो हैं वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जो है उनको किस तरीके से इवैल्यूएट करना है। तो बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच के साथ जो है टीम टीचिंग मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले है कि यहाँ पे बेस्ट फैकल्टीज़ जो होती हैं स्कूल्स की, वो क्या होती हैं, आपस में इकट्ठा होती हैं, ठीक है। जिस तरीके से अगर आपका कंपटीशन जो है वो मैथमेटिक्स का है, मैथ्स ओलंपियाड है, तो अभी सी बात है कि मैथमेटिक्स की जो बेस्ट फैकल्टीज़ हैं वो आएंगी। यहाँ पे साइंस जो टीचर है, यानी फिजिक्स या केमिस्ट्री का टीचर है, वो इन्वॉल्व नहीं होगा। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की फैकल्टीज़ को ही वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि फ़िज़िक्स ओलंपियाड है तो वहाँ पे फ़िज़िक्स के टीचर का ही काम रहेगा, केमिस्ट्री का है तो वहाँ पे केमिस्ट्री का रहेगा। और अगर साइंस फैकल्टीज़ की अगर बात की, साइंस ओलंपियाड करवाना है आपने जूनियर लेवल के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स भी वहाँ पे चलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, वो भी वहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे बेस्ट फैकल्टीज़ का यूज़ किया जाता है। ये बेस्ट फैकल्टीज जो हैं आमने सामने होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो प्लान करते हैं, इनोवेटिव अप्रोच को लेके चलते हैं, ताकि मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का वो मिल सके। इसके बाद है कि मोर टीचिंग टेक्निक्स जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि देखो क्यों देखने को मिलेंगी, हर एक टीचर का अपना एक मेथड होता है, अपना एक स्टाइल होता है, और हर एक टीचर जो है अपनी अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करता है। तो किसी भी 2 टीचर की सेम टेक्निक्स, सेम मेथड और सेम स्टाइल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जब 2 टीचर जो है टीम अप कर रहे हैं, तो देखो वहाँ पे अगर किसी टीचर की कैपेबिलिटी है कि वो 3-4 टेक्निक्स यूज़ करता है, तो दूसरे टीचर्स की भी इतनी ही होंगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो क्या हो जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसी वजह से क्या बोलते हैं, इसको इनोवेटिव अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जो कि बच्चों के लिए भी सही है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्लो लर्नर्स भी हैं, फास्ट लर्नर्स भी हैं। जो बच्चा जिस टेक्निक जो टीचर्स यूज़ करेंगे, स्लो लर्नर्स वाला है वो अपनी टेक्निक्स को पकड़ के उसको ग्रैस्प कर लेगा, एंड जो फास्ट लर्नर है वो भी अपनी तरीके से इंफॉर्मेशन को क्या कर लेगा, ग्रैप्स कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ताकि हर एक टाइप या हर एक लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है फ़ायदा मिल सके। इसके बाद है कि यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट होती है वो काफ़ी विजिबल होती है। ऑब्वियसली बात है, जब आप A, B, C, D इन ग्रुप्स को बनाकर जब आप इनकी इवैल्यूएशन करते हो बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है आगे चल रहा है, कौन सा ग्रुप पीछे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है वो हमें बिल्कुल सामने बिल्कुल दिखाई पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पे डीमेरिट्स क्या हो जाती हैं, कि बेस्ट फैकल्टी को फाइंड आउट करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। कुछ टीचर्स के आपस में अपनी पर्सनल ग्रजेस होते हैं, तो वो वहाँ पे बिल्कुल सही नहीं बैठते हैं, ठीक है। कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें बेस्ट फैकल्टी जो है एक ही स्कूल में हमें बिल्कुल भी नहीं मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो कंपटीशन है ये सारे के सारे जो हैं वो स्टेट लेवल के ऊपर करवाए जाते हैं, ब्लॉक लेवल के ऊपर करवाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर करवाए जाते हैं, फिर स्टेट लेवल के ऊपर जाते हैं, एंड देन नेशनल, ठीक है। तो दुनिया भर की पूरे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के ऊपर अलग अलग फैकल्टीज़ जो हैं वो मिलती हैं, ठीक है। तो बेस्ट फैकल्टीज़ को ढूंढना जो है वहाँ पर क्या हो जाता है, एक टीडियस काम हो जाता है। इसके बाद है नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब हमें ये जो
टीम टीचिंग मेथड है ये हम सभी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी इनोवेटिव है। ठीक है, जिस यहाँ पे इनोवेटिव मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा, तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम जनरल सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी का सब्जेक्ट है जैसे सपोज़, या सोशल साइंस का सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे थियोरेटिकल ही है कुछ, वहाँ पे इनोवेटिव हम लगा नहीं सकते। ठीक है, या इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम टीम टीचिंग मेथड का जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी ओलंपियाड्स होते हैं, जैसे साइंस ओलंपियाड्स हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स का ओलंपियाड है, तो ये जो ऐसे सब्जेक्ट जिनमें क्या है, इनोवेटिव अप्रोच यूज़ की जा रही है, साइंटिफिक मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स के लिए आपका टीम टीचिंग मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। सभी सब्जेक्ट्स के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसके बाद क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्वियस सी बात है, जब 2 टीचर्स को हम लेकर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैन पावर की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कई बार हमें मिलती है, कई बार हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल के ऊपर भी हमें देखना पड़ता है, फिर स्टेट लेवल के ऊपर देखना पड़ता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है प्लान करने में, फिर ग्रुप्स बनाने में स्टूडेंट्स के, फिर उन ग्रुप्स को इवेलुएट करना, फिर ब्लॉक लेवल से कहाँ लेके जाना, स्टेट लेवल के ऊपर लेके जाना, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, फिर नेशनल। तो बेसिकली ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और यहाँ पे मैन पावर की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। मैन पावर में सिंपली हम यहाँ पे टीचर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर्स ने टीम अप होना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स किसकी, टीम टीचिंग मेथड की। थर्ड वन यहाँ पे है, दैट इज़ योर टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड, जो कि आजकल स्मार्ट लैब्स का कॉन्सेप्ट है, वही ये मेथड है। अब देखो इस मेथड में एक्चुअल में होता क्या है, देखो टीवी के थ्रू आपको बताया जाएगा, वीडियो के थ्रू आपको बताया जाएगा, जिसको हम कुछ टीचर जो हैं वो क्या करते हैं, स्मार्ट लैब में जाकर कुछ अपने जो भी बेस्ट फैकल्टीज़ हैं या बेस्ट लेक्चर है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी किसी भी साइट्स के ऊपर, जैसे एनसीईआरटी की साइट्स हैं या सीबीएसई की साइट्स है, वहाँ पर अगर तो वो बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, कुछ टीचर्स ऐसे करते हैं कि वो अपनी प्रेजेंटेशन खुद बनाते हैं। ठीक है, एंड पीपीटीज के थ्रू जो है फिर हम वीक में एक बार जो है अपना टॉपिक जो है वो डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये मेथड जो है बेस्ट है अगर हमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। सपोज़ कोई चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, तो हम टीचर क्या करते हैं, वहाँ पे उसको वीडियो प्रेजेंटेशन या पीपीटी बना के या उसका कोई एक अच्छा सा वीडियो दिखाकर बच्चों को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे बीच बीच में हम स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं कि उनको वहाँ पे कोई डाउट हो तो वहाँ पे टीचर से पूछ सकते हैं। सेकेंड वन क्या है कि टीवी वीडियो या प्रेजेंटेशन ये जो मेथड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जब वो स्मार्ट लैब या कुछ इस तरीके का यूट्यूब पे कुछ देखते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को भी क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अगर उसको कुछ भी डाउट आता है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने टीचर से, जो भी कंसर्न सब्जेक्ट का टीचर है, उससे वो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स जो हैं बाकी किसी मोड में वो एक्टिव रहें या ना रहें, इस टाइप के मेथड में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो यही है कि स्टूडेंट्स जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे एक्टिव होते हैं, चाहे वो स्लो लर्नर हो चाहे वो फास्ट लर्नर हो। और उसके बाद है कि यहाँ पे आप डिस्कशन का भी मौका मिलता है, क्योंकि हम वीडियो को क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जो है वो आगे का सारा कंटेंट डिलीवरी, जहाँ जहाँ पर भी बच्चों को डाउट्स आते जाते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स क्या है, एक्टिव हैं, तो एक्टिव हैं तो ऑब्वियस बात है वो डिस्कशन तो करेंगे। तो हम वीडियो को पॉज करके हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के डाउट्स को आंसर भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर डिस्कशन होती है इस मेथड में, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। फर्स्ट जो मेरिट है वो ये है कि यहाँ पे एक्सपर्ट की वीडियो ही क्या है, हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, या जो टीचर जो एक्सपर्ट है इन सब में, वो हम वही बच्चों को क्या कर सकते हैं, कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, जैसे इसीलिए तो मैंने यहाँ पे बोला आपको कि यहाँ पे एक्सपर्ट वीडियोस क्यों बताई जाती हैं। एक्सपर्ट वीडियोस दिखाने का मतलब ये है कि एक्चुअल में जिस तरीके से एनसीईआरटी की वेबसाइट है या आपकी सीबीएसई की वेबसाइट्स है, या कुछ ऐसे टीचर जो हैं जो कि एक्चुअल में उस फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं, आपने नाम भी सुना होगा फिज़िक्स के लिए फिज़िक्स वाला चैनल जो है, इस तरीके से अलग अलग ये जो आपके चैनल्स हैं, तो वो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन रहती है, क्योंकि एक्चुअल में उन टीचर्स ने उस
टॉपिक के ऊपर या उस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया होता है, रिसर्च की होती है, इसीलिए वो एक्सपर्ट वीडियोस कहलाती हैं। ठीक है, तो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन को ही हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जो कि क्या हो, फॉल्स हो। ठीक है, तो ये इसकी बहुत अच्छी मेरिट है। सेकंड क्या है कि ये बहुत अच्छी है अडल्ट के लिए एंड स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स के लिए। स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स जैसे कि जो सब्जेक्ट्स, ऑब्वियस सी बात है, आप सभी जानते हैं कि 11th एंड 12th में साइंस के सब्जेक्ट्स में क्या होता है, जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे बायोलॉजी की क्लास है, ठीक है, तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में होता क्या है। तो जब उनको वीडियो फॉर्म में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं तब उनको जो कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से डिलीवर होता है। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे आपका फिज़िक्स का कोई सब्जेक्ट है, जैसे मैं बात करूँ लाइट चैप्टर की, ठीक है, आपकी ऑप्टिक्स है, इस तरीके के कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं जो कि एक्चुअल में जब हम पढ़ाते हैं क्लास में तो बच्चों को उतने समझ में नहीं आते हैं जितने ये वीडियो फॉर्मेट में बच्चों को समझ में आते हैं। ठीक है, और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका ज्योग्राफी का हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ ऐसे स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम एक्सपर्ट वीडियोज़ दिखा के क्या कर सकते हैं, टीचिंग को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद क्या है कि हमें इन वीडियोस का जो है आजकल बहुत इजी एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ एक्सपर्ट वीडियोस जो हैं वो हमारे पास हैं आजकल, जो कि हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डीमेरिट क्या है, नो वे ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी वीडियो की फॉर्म में उनको दिखाया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो वीडियो पता नहीं कब की रिकॉर्डेड फॉर्म में है। ठीक है, लाइव नहीं है वो। ठीक है, तो बच्चों को एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिल जाता है। इट मीन्स जो भी उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो क्या करेंगे, वो उसको सुनेंगे, समझेंगे और कुछ भी डाउट होगा तो अपने टीचर से वो पूछेंगे, लेकिन वो वीडियो वाले से क्या नहीं कर सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर लाइव भी है तो लाइव में भी ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर 60 बच्चे अगर एक क्लास में है तो वो 60 के 60 क्वेश्चंस का क्या कर पाए, आंसर कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या है, निग्लिजिबल है। इसके बाद है कि वीडियो का जो टाइम है वो भी क्या रहता है, लिमिटेड ही रहता है। ठीक है, सपोज़ कोई एक टॉपिक है, अगर वो 30 मिनट्स का है, ठीक है, तो वो 30 मिनट्स का ही प्ले होगा वहाँ पे वीडियो फॉर्म में। ठीक है, स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे वीडियो का टाइम जो है हम क्या नहीं कर सकते, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वो लिमिटेड फिक्स जितना रिकॉर्डेड हुआ है उतनी ही इन्फॉर्मेशन बच्चों को यहाँ पर मिलेगी। तो ये कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स हैं आपकी किसकी, टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड की। चलिए आगे अब हम फोकस करते हैं आपके लर्नर सेंटर मेथड्स के ऊपर। ठीक है, लर्नर सेंटर यानी स्टूडेंट सेंटर, ऐसे मेथड जहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है या जो जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है स्टूडेंट्स की, वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी मेथड्स हैं, हमने देखो पहले हमने टीचर वाले किए, वहाँ पे हमने 3 मेथड्स पढ़े, उनको एक्सप्लेन किया, उनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स से किया। अब यहाँ पे कौन सा मेथड आ रहा है, लर्नर सेंटर मेथड। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कौन सा है, असाइनमेंट मेथड। सेकंड कौन सा है आपका, केस स्टडी मेथड, ये आजकल बहुत पॉपुलर है। थर्ड है आपके पास कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मेथड। फोर्थ है आपके पास यहाँ पे ह्यूरिस्टिक मेथड एंड फिफ्थ वन पे है आपके पास ओपन लर्निंग। ये कुछ फिफ्थ आपके पास क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड है। वन बाय वन समझेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट वन है यहाँ पे असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड में क्या है, ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि असाइनमेंट हमने बच्चों को देनी है। ठीक है, तो असाइनमेंट जब हम बच्चों को देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे क्या रहते हैं, हमने असाइनमेंट दे दी, अब यहाँ पे रोल किसका आ गया, बच्चों का आ गया, यानी बच्चे ही एक्टिवली क्या करेंगे, उस पूरी की पूरी असाइनमेंट को खुद से करेंगे। यहाँ पे टीचर का कोई भी रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे असाइनमेंट मेथड क्या है, बेसिकली टू एक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन को क्या करना, अप्लाई करना टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई टीचर है उसने आउट ऑफ सिलेबस जो है असाइनमेंट दे दी हो, नहीं, जितना भी सिलेबस, जितने भी टॉपिक्स टीचर ने जो पढ़ाए होते हैं, ठीक है, उन्हीं के बेसिस के ऊपर जो है वो क्या करता है, असाइनमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि स्टूडेंट जो है वो अपना लॉजिकल ब्रेन भी यूज़ कर सके। ठीक है, और वो क्या कर सके, जितनी इंफॉर्मेशन उसने एक्वायर की है, कहाँ से एक्वायर की है, टीचर के थ्रू। ठीक है, और वो अब उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करेगा अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि वो कहीं से भी ले सकता है।
ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब क्या है कि वो बेसिकली किसको सॉल्व कर रहा है, उस असाइनमेंट को सॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे नो प्रोविजन ऑफ कॉपी फ्रॉम द बुक्स, बुक से वो कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट बनाई जाती है तो वहाँ पे टीचर हमेशा ये कहता है कि ये जो असाइनमेंट है आपने अपने वर्ड्स में, अपने तरीके से, अपनी टेक्निक से बनानी है, अपना जितना भी आपका लॉजिकल ब्रेन है, ठीक है, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का यूज़ करना है और ये असाइनमेंट मुझे देनी है। असाइनमेंट के नंबर भी रहते हैं, ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया रहता है उसका, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट मेथड जो है वो क्या करता है, इन्हेंस करता है क्रिएटिविटी किसकी, स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को ये क्या करता है, इन्हेंस करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है या जो क्रिएटिविटी है वो सारी की सारी कहाँ लगा देंगे, असाइनमेंट के ऊपर लगा देंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि वाकई में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो असाइनमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और किस स्टूडेंट ने कितनी अच्छी असाइनमेंट बनाई है, कितनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई है, उसी के बेसिस के ऊपर असाइनमेंट में नंबर दिए जाते हैं। आप सभी फेमिलियर होंगे इस बात से। अब देखिए कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली असाइनमेंट मेथड की क्या बात है कि बच्चा जो है इंडिपेंडेंट यहाँ पे काम करेगा, किसी भी की हेल्प नहीं लेगा, ठीक है, विथ नो हेल्प, कोई भी हेल्प जो है वो यहाँ पे टीचर जो है वो नहीं करता है, ठीक है, बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अपनी इंडिपेंडेंट वे में वो काम करेगा, सोचेगा एंड उस असाइनमेंट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो ये फर्स्ट मेरिट है, ठीक है, कि फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, स्टूडेंट के ऊपर है, उसकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर है। सेकेंड मेरिट क्या है कि यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि उसकी क्रिएटिविटी का लेवल जो है वो कितना है। तो यहाँ पे उसकी क्रिएटिविटी जो है वो भी क्या होती है, इन्हेंस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनालिटिक पावर का भी यूज़ होता है, ठीक है, एनालिटिक पावर का बच्चा यूज़ करता है। तो ये क्या हो सकती है, इसकी एक डीमेरिट हो सकती है, कि मेरिट भी हो सकती है और ये डीमेरिट भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एनालिटिक होना है अब उसको, ठीक है, वो कुछ भी वहाँ पे कुछ भी असाइनमेंट नहीं बना सकता, ठीक है, अगर वो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अगर टीचर ने कोई टॉपिक दिया है और इस टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट बनानी है तो अपनी एनालिटिक पावर का यूज़ ही करेगा, वो कुछ भी वहाँ पे अलग किसी और टॉपिक को उठा के किसी और में मर्ज वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद है इसकी डीमेरिट क्या है कि चांस ऑफ कॉपी, यहाँ पे स्टूडेंट जो है जनरली ऐसा देखा गया है कि वो कॉपी कर लेते हैं अपने ही क्लासमेट्स की, अपनी ही फ्रेंड की सेम वो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ जो कॉपी हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो सेकंड मेथड है यहाँ पे लर्नर सेंटर मेथड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज केस स्टडी मेथड। अब केस स्टडी मेथड आपने देखा होगा, आजकल का पेपर भी ऐसे ही आ रहा है, केस स्टडी जिनको क्वेश्चंस बोला जा रहा है। आपको एक कोई सिचुएशन दी जाती है और उस सिचुएशन के बेसिस के ऊपर जो है आपको क्या दिए जाते हैं, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक केस दे दिया गया है, जैसे सीआईडी को केस मिल जाता है, ठीक है, पुलिस वालों से अगर सॉल्व नहीं होता है तो वो सीआईडी को रेफर कर देते हैं। एग्जैक्टली वही यहाँ पे सिचुएशन है कि आपको क्या मिल गया है यहाँ पे, अब वो केस मिल गया है, उस पर्टिकुलर केस को आपने क्या करना है, स्टडी करना है एंड सॉल्व करना है। यही मेथड है, केस स्टडी मेथड बोला जाता है इसको। तो देखो यहाँ पे क्या है, केस स्टडी मेथड एक्चुअल में क्या है, आपके पास एक एक्चुअल सिचुएशन दी जाती है। सिचुएशन देने का मतलब क्या है कि आपके पास जो केस आया है वो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है या कोई सेटअप भी हो सकता है, जिसको आपने क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है, एंड अपने कंक्लूजन वहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो रोल है वो क्या है, डिसीजन मेकर का बन जाता है, क्योंकि वो क्या करेगा, उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से वो क्या करेगा, उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेगा, अच्छे तरीके से उसकी स्टडी करेगा एंड स्टडी के बाद जो है वो क्या करेगा, उस केस के ऊपर क्या देगा, अपना डिसीजन देगा, ठीक है। ये है यहाँ पे केस स्टडी मेथड, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव रोल किसका है, केस स्टडी आपने किसको प्रोवाइड किया है, स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड किया है। तो मेन फोकस यहाँ पे अगेन किसका है, स्टूडेंट्स का ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं वो रियल वर्ल्ड से दिए जाते हैं, ठीक है। केस स्टडी मेथड में आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है बच्चों को
क्या देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन जो है वो दे सकते हो, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो। ठीक है, तो सारे के सारे ये क्या है, आपके रियल वर्ड से, ये रियल वर्ड यानी आपके जो एक्चुअल में जो आपका करिकुलम है उसी के बेसिस के ऊपर जो है आपको केस स्टडी जो क्वेश्चंस हैं या प्रॉब्लम जो है वो दी जाती है, जिसको आपने ऑब्जर्व करना है, स्टडी करना है एंड फिर उसको डिसाइड करके क्या करना है, अपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं। बेस्ट टूल है ये क्रिएशन ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन का। ये बहुत आजकल बेस्ट टूल क्यों बोला गया है, क्योंकि आजकल भी ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, जितने भी एग्जाम को आप उठा के देख लो, वहाँ पे एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ में कोई एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इट मीन्स आप उसको सिचुएशन मान लो और उसी के बेसिस पैराग्राफ के बेसिस के ऊपर ही आपको 4-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, और फिर आप क्या करते हो, वहाँ पे आपके यहाँ पे क्या शो हो रही है, क्रिएशन शो हो रही है। ठीक है, तो ये बेस्ट टूल है किसी भी बच्चे की मेंटल एबिलिटी को जांचने का कि एक्चुअल में वो डिसीजन पावर जो है उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ऑब्जर्विंग पावर जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आजकल भी आपने देखा होगा ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और आपके अभी ये जो एग्जामिनेशन है यहाँ पर भी आपको जो आपका सब्जेक्टिव का टेस्ट होने वाला है उसमें भी आपको केस स्टडी से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सब बच्चों का ही सारा का सारा काम है, बच्चे ही क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे सिचुएशन को, बच्चों ने ही स्टडी करनी है एंड बच्चे ही क्या करेंगे, वहाँ पे डिसीजन बनाएंगे। उसके बाद है काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो यहाँ पे बच्चे जो हैं देते हैं। जब कभी भी किसी भी कोई भी सिचुएशन के सामने रखी जाती है, कोई केस रखा जाता है, तो बच्चे का पहला काम क्या है, ऑब्जर्व करना, स्टडी करना एंड फिर वो क्या शो करेगा, अपने इनोवेटिव आइडियाज़। अब हर एक बच्चे का अपना जो आइडिया है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चे का अलग आइडिया होगा, दूसरे का अलग आइडिया होगा। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि जब हम कभी भी बच्चों के सामने जो है केस स्टडी मेथड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं बच्चों के थ्रू हमें पता देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे सोल्यूशन भी सबका सेम नहीं होगा। ठीक है, सोल्यूशंस भी अलग अलग होंगे। सपोज अगर आपने किसी बच्चे को साइंस का केस दिया है, किसी बच्चे को केमिस्ट्री का है, किसी को फिजिक्स का है, किसी को मैथमेटिक्स का है, किसी को हिंदी का है, तो आपको अलग अलग सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, और हर एक बच्चे का क्या होगा, अपना एक डिफरेंट आइडिया होगा रिगार्डिंग दैट सिचुएशन, रिगार्डिंग दैट केस स्टडी मेथड। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाता है कि केस स्टडी मेथड में बच्चों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी है ये बच्चों के लिए, क्योंकि अब बच्चे यहाँ पे क्या है, एक्टिवली क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ये शो करती है कि उनके पास एक्चुअल में कितने आइडियाज़ हैं, जो कि जनरली एक क्लास में, लेक्चर मेथड में या दूसरे मेथड्स में क्या कर दिए जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी क्या है, अपॉर्चुनिटी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो मेरिट है दैट इज़ एनालाइजिंग पावर जो है बच्चों की हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, कि बच्चा कितने अच्छे तरीके जो है किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर पा रहा है, एनालाइज कर पा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी मेरिट क्या है कि बच्चा जो है अब यहाँ पे एक तरीके का, किस तरीके का रोल है उसका, डिसीजन मेकर का। क्योंकि जब केस उसने सॉल्व कर लिया, कोई सिचुएशन उसने सॉल्व कर ली, तो उसकी अच्छी एनालाइजिंग पावर के थ्रू जो है अब वो क्या कर सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर को क्या कर सकता है, बता सकता है, जिससे क्या होगा, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी क्या रहता है, इंक्रीज रहता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, बच्चे का इंक्रीज होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अपनी क्या है उसने क्या दिखाई है, क्रिएटिविटी दिखाई है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़। और यही आइडियाज़ जो हैं उसको दूसरे स्टूडेंट से क्या बनाएंगे, अलग बनाएंगे। तो जब क्लास में डिस्कशन होगी तो उसे पता लगेगा कि एक्चुअल में वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्रिएटिविटी भी उसकी इनहेंस होगी, और यही केस स्टडी जो मेथड्स हैं ये क्या करेंगे, उसको और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे और इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। ठीक है, थर्ड इसकी जो मेरिट है दैट इज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन। हमने पढ़ा है यहाँ पे बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर ट्रेनिंग जो है यहाँ पे, जो इसकी डीमेरिट है, यहाँ से डीमेरिट है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है टीचर्स को। क्यों चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने वही क्वेश्चन कास्ट करने हैं अच्छे तरीके से। अगर वो क्वेश्चंस को कास्ट नहीं करेंगे या सिचुएशन को कास्ट नहीं करेंगे,
ठीक है। अगर बच्चों के सामने वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं रख सकते हैं, कुछ भी आपने ऊट पटांग सिचुएशन बच्चों के सामने नहीं रख देनी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो टीचर्स को मिलनी चाहिए, ताकि वो उन्होंने बच्चों के सामने अगर कोई कास्ट करना भी है, कोई केस स्टडी मेथड जो है या कोई सिचुएशन कास्ट करनी है, तो उसमें बच्चे क्या कर पाएँ, अपनी एनालाइजिंग पावर का यूज़ कर पाएँ, जिससे वो बच्चा एक्चुअल में क्या करे, डिसीजन मेकर बने। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स को यूज़ करके अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को, ठीक है। अगर टीचर्स ने कोई भी ऐसी सिचुएशन दे दी जो कि काफ़ी कॉमन है, ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स का क्या होगा, कॉमन ही आंसर आएगा और एकदम से आ जाएगा। उससे बच्चों का क्या नहीं होगा, वो बच्चा अपने दिमाग से सोच नहीं पाएगा, उसमें एनालाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग तो पावर तो दूर की छोड़ो, सब 40 बच्चों का एक ही क्वेश्चन जो आंसर जो है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, और एक्टिव पार्टिसिपेशन भी वहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलेगी। तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स को मिलनी चाहिए कि वो कुछ ऐसी सिचुएशन बच्चों के सामने रखें, ताकि ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे बच्चा जो है वहाँ पे उनको ये सारे के सारे पॉइंट जो है मिले, ठीक है। बच्चों के ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्या होने चाहिए, वहाँ पे गेन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि ये जो केस स्टडी मेथड है ये हम सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और सभी सिचुएशंस के लिए भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। सपोज़ हमारे पास क्या है, ज्योग्राफी का कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक है, तो टीचर क्या कर सकता है, एक बहुत अच्छी सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है, जिससे बच्चों की एनालाइजिंग पावर, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, इनोवेटिव आइडियाज़ और उनकी क्रिएटिविटी प्लस उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिले। तो ये हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने कोई सिंपल सा सब्जेक्ट पकड़ लिया, जैसे हिंदी का सब्जेक्ट पकड़ लिया, तो वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बच्चा क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा बच्चे जो हैं वो दिमाग नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, वहाँ पे एनालाइजिंग पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, इसलिए डिसीजन बनाना पड़ता है बच्चे को, और हर एक सिचुएशन में भी हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप बोलो कि मुझे 6th क्लास के बच्चे को या 7th क्लास के बच्चे को या 8th क्लास के बच्चे को ये सिचुएशन कास्ट करनी है, ठीक है, तो जनरल सी बात है कि इन लेवल्स के ऊपर, इन सिचुएशंस के ऊपर जो है आप क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से कास्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। 9th 10th लेवल, 9th 10th 11th एंड 12th लेवल के बच्चों को आप ऐसी सिचुएशन दे सकते हो, लेकिन ये लोअर क्लासेस के लिए जो है वो इतना ज़्यादा यूज़फुल जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जनरली जो है वो क्या होते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या उनको ये लेवल जो है कि बहुत ज़्यादा टफ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो डिसीजन मेक जो है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ सिचुएशन में, जैसे अगर सपोज एग्ज़ाम के नियर बाई है आपका, तो आप वहाँ पे ऐसी सिचुएशन जो है वो नहीं क्या कर सकते हो, कास्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सारी सिचुएशंस में आप इनको कास्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मेथड। अब यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मेथड इट मीन्स बच्चे को ये फुल एक्सेस है कि वो कंप्यूटर्स लैब में जाके क्या करे, वहाँ पे लर्निंग मेथड्स का यूज़ करे, यानी लर्निंग करे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज़ होगा, ठीक है। कंप्यूटर्स का यूज़ करके जो है बच्चे की जो लर्निंग है वो काफ़ी क्विक रहेगी और काफ़ी एक्यूरेट रहेगी, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमेशा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो चांस ऑफ रॉन्ग आंसर्स वो क्या हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है या निगलेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर से लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, कोई कैलकुलेशन करो काफ़ी एक्यूरेट आपको देखने को मिलेगी और क्विक हो जाती है। कोई बच्चा जो है अगर कुछ सॉल्व करना है उसको, ठीक है, कंप्यूटर अगर उसके पास है, कंप्यूटर लैब में अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है और दूसरा बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, तो क्लास में बैठा हुआ बच्चा जो है प्रॉपर एक कैलकुलेशन करेगा और वहाँ पे चांसेस होते हैं कि वो थोड़ी सी मिस्टेक कर दे, लेकिन कंप्यूटर में अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन डालेगा तो वो बिल्कुल सही रहेगी और क्विक रहेगी, बहुत जल्दी, टाइम सेविंग मेथड जिसको हम बोलते हैं। बेटर देन बुक्स है, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे जो हैं वो बुक्स को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, कंप्यूटर पे उनको ज़्यादा नेचुरली इंटरेस्ट बन जाता है, ठीक है, तो वो एक्टिव रहते हैं, तो बुक से ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। उसके बाद है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर एक सेट बना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से
लर्नर सेंटर मेथड में कंप्यूटर असिस्टेड जो लर्निंग है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहला है काफ़ी फ्लेक्सिबल है। कंप्यूटर के ऊपर अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, नेट ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, नेट का यूज़ कर रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है आप काफ़ी ज़्यादा ईजिली टाइप करो और वो ईजिली आपको मिल जाती है। ठीक है, ईजिली है, यानी फ्लेक्सिबल मेथड है काफ़ी ज़्यादा ये, और उसको हर एक स्टूडेंट कर सकता है। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास का बच्चा जो है इसको कर लेगा। उसके बाद जो है ये काफ़ी बेटर है, जैसे कि मैंने बताया कि बुक्स बच्चे इतना उनको बोरियत महसूस होती है, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर जाकर उनको अगर 2-3 घंटे 4 घंटे भी बैठना पड़े तो वो वहाँ पे ईजिली बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेटर है। उसके बाद है कि प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, MCQs क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये मेथड कंप्यूटर असिस्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे गुड फॉर प्रैक्टिस के इसलिए भी है क्योंकि जो आपको इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक अच्छे फॉर्मेट में दी गई होती है। जो इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है, फॉर्मेट वे में है इंफॉर्मेशन आपकी सारी की सारी। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद है इम्पर्सनल हो जाएगा। ये इसकी डीमेरिट है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पर्सनल हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपना कंप्यूटर स्क्रीन के साथ ही बैठा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो टीचर्स के साथ जो है वो क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये काफ़ी इम्पर्सनल है। ठीक है, उसके बाद है कॉस्टली भी है, ऑब्वियसली बात है, कंप्यूटर लैब्स में कंप्यूटर सेटअप और ये सब कुछ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड की। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। सॉल्यूशन के ऊपर जो है क्या रहता है, बच्चों का मेन फोकस रहता है, और ये फोकस जो है किसके थ्रू हमें मिलता है, अनएडेड एफर्ट्स। ठीक है, अनएडेड एफर्ट्स जो है बच्चा क्या करता है, यहाँ पे सॉल्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करेगा, अब इस ह्यूरिस्टिक मेथड में बेसिकली क्या करेगा, वो इंक्वायरी करेगा, डिस्कवर करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, क्या करके, इंक्वायरी मेथड का यूज़ करके। ठीक है, डिस्कवरर बन जाते हैं वो, खोजी बन जाते हैं वो। ठीक है, इंक्वायरी करते रहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं, जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी जो है वो एडेड एफर्ट्स वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, और सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी मिल जाते हैं। ठीक है, और ये मेथड जो है जनरली क्या है कि नॉट टू गिव मैनी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो फोकस्ड है ये, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो लिमिटेड इंफॉर्मेशन। ह्यूरिस्टिक मेथड में सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है हमें बाय द इंक्वायरी मेथड। थोड़ी सी इंक्वायरी करो और आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन देखने को वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है ह्यूरिस्टिक मेथड से हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच मेथड जो है जो कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देता है। ठीक है, वहाँ पे लिमिटेड जो इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो काफ़ी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, और ये जो सारी की सारी जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है लिमिटेड, वो किसके थ्रू है, स्टूडेंट्स के थ्रू है, लेकिन बाय द इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी करते हैं, प्रॉपर इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इट मीन्स बच्चे वहाँ पे क्या है, खोजी प्रवृत्ति के बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कवरर्स, यानी जो स्टूडेंट्स का रोल है वो क्या बोल सकते हैं आप, यहाँ पे डिस्कवरर, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, द वे टू ऑब्टेन नॉलेज। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, इंक्वायरी तो आप कर रहे हो, ठीक है, इंक्वायरी कर रहे हो, लेकिन क्या करने के लिए, कोई एक इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हो आप, डिस्कवर कर रहे हो, और उस इन्फॉर्मेशन से आपको एंड में क्या मिल रहा है, कोई ना कोई नॉलेज मिल रहा है, चाहे वो नॉलेज लिमिटेड ही है, सिंगल ही है। ठीक है, लेकिन आप बच्चों को क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ पे एक नॉलेज वहाँ पे बच्चों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का सारा फोकस किसके ऊपर होता है, सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, थ्रू अनएडेड एफर्ट्स। इसके बाद है मेरिट्स और डीमेरिट्स आपके ह्यूरिस्टिक मेथड की, कि यहाँ पे बच्चे जो है वो खुद ही क्या बन गए हैं, खोजी बन गए हैं, खुद ही इंक्वायरी करेंगे, खुद ही इंक्वायरी करके जो है वो क्या निकालेंगे, इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, मतलब आप क्या करेंगे, वो नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो ये सेल्फ लर्निंग मेथड का एक बहुत अच्छा
एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है कि इसकी डीमेरिट क्या हो सकती है कि ह्यूरिस्टिक मेथड में नॉट फोकस ऑन द फैक्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप जब इंक्वायरी करते हो तो आपको इंक्वायरी मेथड से फॉल्स इंफॉर्मेशन भी पता लग जाती है, आप कुछ गलत भी डिस्कवर कर लेते हो। ह्यूरिस्टिक मेथड में बेसिकली बच्चों को क्या बोला गया है, डिस्कवरर बोला गया है। तो बच्चा कुछ भी डिस्कवर कर सकता है। 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों का जो खोज करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, और अपनी खोज से वो कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन मिले, कोई भी नॉलेज मिले, तो वो क्या रहेगा, वो फैक्चुअल नहीं रहेगा। हर किसी का वो वेरी करेगा, कुछ को फैक्चुअल मिल सकता है, लेकिन फोकस्ड नहीं है ये मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, कि यहाँ पे हमें कोई एक फैक्चुअल नॉलेज देखने को मिले, ठीक है। जिस तरीके से ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, आप ट्रिप के ऊपर चले जाओ, ठीक है, आप कुछ इस तरीके का कुछ सेटअप बना लो जहाँ पे हमें फैक्चुअल नॉलेज से वहाँ पे कोई भी लेना देना वहाँ पे नहीं है। तो ये फैक्चुअल नॉलेज के साथ जो है वो बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं करता है। इसके बाद है ओपन लर्निंग मेथड, जिसको OLM भी बोलते हैं, ओपन लर्निंग मेथड। फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ओपन लर्निंग मेथड जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। मैंने जिस तरीके से बोला ना, ओपन लर्निंग मेथड, ओपन यूनिवर्सिटीज़ का आपने नाम सुना होगा, तो एग्जैक्ट सेम मेथड में ये मेथड जो है अप्लाई होता है, कि जहाँ पर मल्टीमीडिया का यूज़ करके जो है, या बेरिस आपने देखा होगा इग्नू की वेबसाइट जो है, ठीक है, वहाँ पर आपको नंबर ऑफ ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या है, एक तरीके का यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया ही है, जहाँ पर एक ही साइट के ऊपर, इग्नू की वेबसाइट के ऊपर आपको लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की मिल जाती है, ठीक है। तो ओपन लर्निंग है, सबके लिए ओपन अप है ये। वहाँ पर आपको ID बनाओ, ठीक है, रजिस्टर करो, और आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मल्टीपल इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है। तो इसी मेथड को हम क्या बोल देते हैं, ओपन लर्निंग मेथड बोल देते हैं। और यहाँ पर हमें किसी भी टीचर के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चा अपने घर पे, अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने फ़ोन के ऊपर जो है उस इंफॉर्मेशन को ले सकता है। यानी यहाँ पे टीचर का रोल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी क्या है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि बच्चा इसको फ़ोन के ऊपर भी एक्सेस कर लेगा, ठीक है, वहाँ से अपना नॉलेज जो है वो गेन कर सकता है, ठीक है। तो ओपन लर्निंग मेथड में क्या किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल मेथड है टू इम्पार्ट नॉलेज, ठीक है। एग्जांपल मैंने बता दिया, इग्नू की वेबसाइट है, NCERT की वेबसाइट है, CBSE की वेबसाइट्स है, जहाँ पर कोई भी क्या कर सकता है, नॉलेज ले सकता है। फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे नहीं जाते हो, आप अपने पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स भी वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा मेथड है टू इम्पार्ट नॉलेज, ठीक है, क्योंकि कोई भी दुनिया का कोई भी पर्सन इसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इसके बाद क्या है, स्टूडेंट जो है वो ओपन एक्सेस होता है, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल रिसोर्सेज, ओपन एक्सेस फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ओपनली एक्सेस कर सकते हैं, और मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज़ करके जो है वो इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ही क्या हैं, डोमिनेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे टीचर का रोल जो है वो पूरे तरीके से क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। टीचर का कोई रोल नहीं है, बच्चा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लेता रहे, क्योंकि ये क्या है, सिस्टम खुद में ही ओपन है। गवर्नमेंट ने ही क्या किया है, इसको हर किसी के लिए ओपन अप किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद जो है रेगुलर क्लास अटेंडेंस की भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। अब भी ऑब्वियस सी बात है, जब आपका सिस्टम ही ओपन लर्निंग मेथड को शो कर रहा है, तो यहाँ पे कौन बच्चा आ रहा है, कितने टाइम के लिए आ रहा है, कोई रेगुलर क्लास की तरह अटेंडेंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगती है। कुछ बच्चे ने आज रजिस्टर किया, कुछ इन्फॉर्मेशन ली कोई सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, कल नहीं आया वो बच्चा, परसों आ रहा है, कुछ दिनों के गैप के ऊपर आ रहा है, तो इसका अटेंडेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। पूरी तरीके से ओपन फ्री टाइप का ये क्या है, मेथड है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। और ये मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये पूरे तरीके से फ्री टाइप का मेथड है, ठीक है। स्टूडेंट्स फ्री हैं कभी भी एक्सेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है यहाँ पर कैसे होती है, ट्यूटोरियल्स के थ्रू होती है। ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसे लेक्चर्स का भी सेटअप किया जाता है कि वहाँ पे टीचर जो क्या है ट्यूटोरियल्स पढ़ा रहे होते हैं, कोई एक टॉपिक है, ठीक है, स्टूडेंट्स या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है
वो क्या करते हैं, उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो फेस टू फेस एक तरीके की इंटरेक्शन भी वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया। ऑब्वियसली बात है, मल्टीमीडिया का यहाँ पे यूज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मल्टीमीडिया का यूज़ इसमें होगा ही होगा ओपन सिस्टम में। इसके अंदर मेरिट्स क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अब ऑब्वियसली बात है, हम सभी जानते हैं फ्लेक्सिबल क्यों है। ईजी वे है लर्निंग का भी और इंटरेक्शन करने का भी। इंटरेक्शन आप कैसे करोगे, रिकॉर्डेड वर्जन में नहीं करोगे। इंटरेक्शन होगी आपकी लाइव जो ट्यूटोरियल्स रहते हैं, लाइव ट्यूटोरियल्स में आपको इंटरेक्शन करने का मौका भी मिलता है। और लर्निंग जो है वो बोथ आपकी रिकॉर्डेड एंड लाइव दोनों में आपकी लर्निंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है डीमेरिट्स क्या है, नॉट गुड फॉर द साइकोमोटर स्किल्स। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा तो आपकी साइकोमोटर स्किल जो है कहीं ना कहीं किसी तरीके से क्या हो रही है, यहाँ पे अफेक्ट हो रही हैं। तो एक बहुत अच्छा मेथड नहीं कि बच्चा एक ही जगह पे बैठ के इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ठीक है, साइकोमोटर स्किल उसकी यूज़ नहीं हो रही, तो ये उस वे में क्या है, एक डीमेरिट बन जाती है आपकी ओपन लर्निंग मेथड की। उसके बाद क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया का यूज़ किया जा रहा है। और इतने ज़्यादा मल्टीमीडिया का यूज़ किया जा रहा है तो इट मीन्स इसको उतने रिसोर्सेज भी चाहिए कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन को इतने नंबर ऑफ जो ऑडियंस है उनको क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। तो ऑब्वियसली बात है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगते हैं, रिक्वायर रिसोर्सेज लगते हैं। और यहाँ पे जो यूज़ है, यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया वो भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया भी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे आप लिख सकते हो मोर यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है, अब ये था हमारा आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा है। दोनों टाइप के टीचिंग मेथड्स हमने पढ़े हैं, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, जहाँ पर हम इस टॉपिक की बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।